अस्सलाम वालेकुम, ये है आईना और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकान पाकिस्तान तशरीफ ला चुके हैं। 21 तोपों की उन्हें सलामी दी गई है। उधर इसराइल में कोहराम बरपा है। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुफाहमती याददाश्त के हवाले से दुनिया भर से कुछ ऐसी खबरें आ रही है जो इस मुफाहमती याददाश्त के आसपास खतरात की दीवारें खड़ी करती है। यूरोपीय यूनियन में भी कुछ मसाइल हैं। इन सब निकात का एक जौहरी जायजा लेंगे प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में। हमारा एक अहम तरीन मौजू मरियम नवाज साहिबा से मुताल्लिक है। सवाल ये है कि क्या मरियम नवाज के सर से साहिबान हट गया है। तीसरा मौजू हमारा सिंध हुकूमत से मुताल्लिक है, जहाँ कप्तान और वाइस कप्तान के दरमियान एक झगड़ा है। मुराद अली शाह और शर्जील इनाम मेमन के दरमियान जो झगड़ा है उसके आसपास भी कुछ खबरें हैं। आज ज़मीर अब्बासी को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया है और 27 जून तक उनका जिस्मानी रिमांड दिया गया है। इस हवाले से एक अहम तरीन बात है जो सरगोशों में कही जाती है, जो अब सोशल मीडिया पर बात की जाती है। मुराद अली शाह कितने ताकतवर है और शर्जील मेमन का खेल क्या है, इसका भी हम जायजा लेंगे। सबसे पहले मरियम नवाज साहिबा की तरफ चलते हैं। मरियम नवाज साहिबा के बारे में अब ये दावा किया जा रहा है कि वो उस महफूज साहिबान में नहीं है कि जहां उनके मुतालिक कोई भी बात नहीं की जा सकती थी। एक बेरहमी और सफाकी के साथ मरियम नवाज साहिबा के साथ गुफ्तगू करने वाले लोगों को किनारे पर धकेल दिया जाता था। उनके खिलाफ अखबारात में कोई खबर नहीं लग सकती थी, मीडिया में कोई खबर नहीं आती थी और पूरे पंजाब का बजट मरियम नवाज साहिबा की खिदमत पर मामूर था। वो सुबह उठती थी, कई घंटों तक वो मेकअप किया करती थी, वो अपनी तराश खराश में कई घंटे सर्फ कर दिया करती थी और उनकी जो वजारत आला की सरगर्मियाँ हैं वो टिकटॉक किस्म की सरगर्मियाँ बन गई थी। इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही थी और वो एक लाइबिलिटी बन रही थी इस्टेब्लिशमेंट के लिए। इस दौरान हालिया दिनों में मरियम नवाज साहिबा अचानक मंजर से गायब हो गई। तब ये सवाल पैदा हुआ कि मरियम नवाज साहिबा के साथ आखिर मामला क्या हुआ है। अगरचे इस बात को यूँ संभाला गया कि मरियम नवाज साहिबा के साथ कोई तिब्बी नौइयत का मसला है और वो इसलिए मंजर से गायब है, मगर वो लोग जो इस्टेब्लिशमेंट के निहायत करीब समझे जाते हैं उन्होंने खुद टीवी चैनल्स पर अपनी छप दिखाते हुए जब मरियम नवाज साहिबा के हवाले से कुछ बातें की तो ये अंदाज़ा होने लगा कि यूँ लगता है कि मरियम नवाज साहिबा अब महफूज साहिबान में नहीं है या उनके सर पर जो एक छतरी थी वो हटती जा रही है, हट गई है या कम से कम हटती जा रही है। ये जो मामलात थे ये वाज़े इस तरह भी हुए कि मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ खबरें आना शुरू हो गई। मरियम औरंगज़ेब साहिबा जो उनके बिल्कुल करीब समझी जाती है, उनका भी एक स्कैंडल सरगोशियों में आ गया। फिर ये हुआ कि मरियम नवाज साहिबा के 2 हफ्तों से तक मंजर से गायब होने के बाद जब वो सामने आई तो उनमें वो कर्रो फर नहीं था, वो शान शौक़ो नहीं था। उनकी जो बदन बोली थी वो उस तरह की मजबूत नहीं थी और वो जिस तरह ताकत के जिस भरपूर तेवर के साथ वो फैसले करती हुई नजर आती थी वो सब कुछ गायब हो गया। तो इसके बाद ये सवाल पैदा होने लगा है कि क्या मरियम नवाज के सर पर से वो छतरी हट गई है। बहरहाल इस हवाले से बहुत सारे लोग गुफ्तगू कर रहे हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कुछ स्कैंडल्स हैं जो अनकरीब सामने आने वाले हैं। मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, उनकी गवर्नेंस के हवाले से भी बहुत सारी बातें हो रही है और कुछ फाइलों की बातें भी हो रही है कि जो अनकरीब सामने आएंगी। इसी दौरान ये भी कहा जा रहा है कि कुछ वीडियोज़ हैं वो भी अगले हफ्तों में सामने आ सकती है। ये सब कुछ दबाव का कोई हरबा है या वाक़तन ऐसा होगा, ये तो वाज़ेह हो जाएगा जुलाई और अगस्त के महीने में, लेकिन बहरहाल इन बातों पर ज़ोर-ओ-शोर से इसरार किया जा रहा है। चलते हम दूसरे मौज़ू की तरफ। सिंध हुकूमत में मुराद अली शाह और शर्जील मेमन के दरमियान जो लड़ाई है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। अगरचे 3 रोज़ कब्ल क़यादत की तरफ से इनको ये पैगाम दिया गया था, पीपल्स पार्टी की क़यादत की तरफ से, कि वो ये तासुर दें कि उनके दरमियान सुलह हो चुकी है और ये तासुर देने की कोशिश भी की गई, मगर ज़ाहिर है जब शर्जील इनाम मेमन साहब सूबाई असम्बली में आए बजट सेशन के दौरान
तो उनके चेहरे से सारी कहानी अयां हो रही थी। शर्जील इनाम मेमन बेइंतहा दबाव में हैं और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने मीडिया के सामने आकर कह दिया कि वो वज़ारत आला की दौड़ से बाहर हैं। इस दौरान ये खबर सामने आई कि येलो लाइन मंसूबे के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे ज़मीर अब्बासी साहब, वो 8.5 अरब रुपए की करप्शन में मुलव्विस है। वो गायब हो गए थे अचानक, फिर उन्हें लाहौर में गिरफ्तार किया गया और वहाँ से उनको लाया गया कराची। आज वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किए गए थे। ज़मीर अब्बासी साहब के इस मामले के हवाले से सरगोशियाँ ये की जा रही है कि जब भी मुराद अली शाह साहब को कोई चैलेंज दरपेश होता है या उनके वुज़रा में से कोई भी वज़ीर सर उठाता है, उनके दिल में कोई ख्वाहिश जागती है वज़ारत आला के मनसब की, तो उनके खिलाफ करप्शन का एक केस सामने आ जाता है। ये बात इस तरह भी कही जाती है कि खुद मुराद अली शाह साहब के दफ्तर में एक छोटा-सा नैब है और वो वुज़रा की तमाम सरगर्मियों की कारकर्दगी की एक तरह से निगहदारी करता है। चुनांचा अगर आप देखें तो हालिया दिनों में 3 बड़े केसेस सामने आए हैं। जब नासिर हुसैन शाह के बारे में ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि वो वज़ारत आला के एक उम्मीदवार हैं और वो सक्खर में एक बाबा के पास भी चले गए थे इस बात को पूछने के लिए। तो इस दौरान जो उनके खिलाफ सोलर का एक मुकदमा था, सोलर एनर्जी का मुकदमा था नैब का, वो सामने आया और जो फाइल दबी हुई थी, अचानक उसके हवाले से खबरें गर्दिश करने लगी। यही मामला एक और वज़ीर है मोहम्मद बख्श मेहर साहब, जो बिलावल भुट्टो साहब के करीबी साथी समझे जाते हैं, उनके साथ भी पेश आया, उन पर भी मुख्तलिफ इल्ज़ामात हैं और उनकी फ़ाइलें भी गर्दिश कर रही है। अब शर्जील इनाम मेमन जिनके बारे में कहा जाता है कि वो तवील अरसे से वज़ारत आला की इस दौड़ में शामिल हैं और शर्जील इनाम मेमन अपनी निजी महफ़िलों में इस बात को छुपाते भी नहीं थे और लॉबिंग करते रहे थे और हमेशा वो ये कहते थे कि इस दफ़ा उन्होंने आशीर्वाद जहाँ-जहाँ से लेनी चाहिए, ले भी ली है। तो हर दफ़ा 3 ऐसे मौक़े हैं कि जिसमें शर्जील इनाम मेमन ने वज़ारत आला की दौड़ में अपने आप को असल घोड़ा साबित किया था। मगर जब वो वज़ारत आला की इस दौड़ में अपनी कोई मंज़िल-ए-मुराद पाने के करीब होते थे, तो मुराद अली शाह साहब कोई ऐसा जादुई खेल खेलते थे कि शर्जील इनाम मेमन को पीछे हटना पड़ता था। ये मुतअद्दिद दफ़ा हो चुका है। अब ज़मीर अब्बासी के केस में भी ये कहा जा रहा है कि इसके पसे-पुश्त सिंध हुकूमत से ही कुछ लोग दौड़ियाँ हिला रहे हैं और मकसूद ये है कि ये जो खेल है, इसके वज़ीर जो है वो उस वक़्त जब ये सब कुछ हो रहा था, 8.5 अरब रुपए की करप्शन हो रही थी, तो ट्रांसपोर्ट की जो वज़ारत है, उसके जो सारे मामलात हैं, वो बहुत बारीक-बीनी से शर्जील इनाम मेमन साहब देख रहे थे। तो अगरचे शर्जील इनाम मेमन ने इसकी एक वज़ाहत की है, मगर ज़ाहिर है कि ज़मीर अब्बासी पर ये दबाव पड़ा है, तो दबाव में वो भी आए हैं। और अब ये मामला इस नहिश तक पहुँच चुका है कि खुद शर्जील इनाम मेमन को ये कहना पड़ा कि वो वज़ारत आला की दौड़ से ही बाहर है। तो सिंध में ये जो झगड़ा है वो अभी भी मौजूद है, सब बंदी है, मगर ज़ाहिर है कि हर कोई अपनी-अपनी पोज़ीशन, अपनी-अपनी बिसात और अपनी-अपनी गुंजाइश के मुताबिक खेल खेल रहा है। इस मामले में खराबी बहुत पैदा हो चुकी है। मुराद अली शाह अपना खेल खेल रहे हैं और शर्जील इनाम मेमन अपना खेल खेल रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन जिस ताकत की बुनियाद पर आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पस पर्दा कुव्वतों की ताकत, वही ताकत मुराद अली शाह को भी हासिल है और मुराद अली शाह और शर्जील इनाम मेमन के दरमियान अगर किसी एक का इंतखाब हो, तो कैपेसिटी का मसला पैदा होता है। शर्जील इनाम मेमन के मुकाबले में मुराद अली शाह की जो कैपेसिटी है, जो असरअंदाज होने की सलाहियत है और जो डिलीवर करने की सलाहियत है, वो ज़्यादा है। चुनांचा जो पस पर्दा कुव्वतें हैं, वो मुराद अली शाह के हवाले से उतनी बेताब तो नज़र नहीं दिखाई देती, मगर ये कहा जाता है कि हिकमत अमली है और शर्जील इनाम मेमन जो तासुर देते हैं, वो तासुर हद से कुछ ज़्यादा है। इसीलिए वो कामयाब नहीं हो पा रहे और मुराद अली शाह अपने तमाम हरीफों को काबू करने में कामयाब रहते हैं। सिंध हुकूमत के इस महाज़ पर और बहुत सारी खबरें हैं, मगर इसको हम अगले प्रोग्राम के लिए उठा रखते हैं।
اور چلتے ہیں ایرانی صدر مسعود پزشکان کی پاکستان آمد کے معاملے پر۔ ایرانی صدر مسعود پزشکان پاکستان میں بطور صدر دوسرا دورہ کر رہے ہیں، مگر ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد یہ ان کا پہلا دورہ ہے۔ یہ اہم ترین دورہ سمجھا جاتا ہے۔ ان کو 21 توپوں کی سلامی دی گئی ہے، اور یہ دورہ سوئٹزرلینڈ میں ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ مذاکرات کے 2 روز کے بعد ہو رہا ہے۔ اس سوئٹزرلینڈ میں جو مذاکرات ہوئے تھے، جو مفاہمتی یادداشت کے بعد ٹیکنیکل نوعیت کے مذاکرات کی بنا ڈالنے کے لیے اور بنیادی نوعیت کے معاملات طے کرنے کے لیے تھے، اس دورے سے جو خبریں آئیں اور جو وائبز آئی وہ ظاہر ہے کہ اچھی نہیں تھی، اور اس دوران بہت ساری خبریں گردش کرتی رہیں، یہاں تک کہ ایک موقع پر یہ بات بھی مشہور ہوئی کہ ایران کا جو وفد ہے وہ مذاکراتی عمل سے باہر نکل گیا ہے۔ اگرچہ یہ خبر پوری طرح ٹھیک نہیں تھی، مگر جزوی طور پر درست تھی، اور باقر قالیباف نے بھی اس کی تصدیق کی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکان اب جب پاکستان کے دورے پر ہیں تو اس دورے کے دوران پوری دنیا میں کچھ ایسی ہلچل اور کچھ اس نوعیت کی خبریں ہیں کہ جو ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمت کے اس سفر کو اگر ناممکن نہیں تو دشوار گزار بنا سکتی ہے۔ آج ہی جب ایران کے صدر مسعود پزشکان پاکستان کی سرزمین پر تھے تو نتن یاہو نے ایک گفتگو اسرائیل میں کی، اور امریکہ کو تھینک یو کہتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ اب اسرائیل کو اپنی اسلحہ سازی کے عمل پر کنٹرول حاصل کرنا ہوگا، خود اسلحہ بنانا ہوگا، اور امریکہ پر اپنا انحصار ختم کرنا ہوگا۔ لبنان کے حوالے سے اسرائیل اور امریکہ کی پالیسی کے درمیان اس وقت ایک واضح فرق موجود ہے، اور نتن یاہو جب یہ گفتگو کر رہے ہیں ایران کے خلاف، وہ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کر نہیں پا رہے ہیں، اور یہی وہ فضا ہے کہ جس میں ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے۔ پوری دنیا کو اندیشہ ہے کہ نتن یاہو اس پورے معاملے کو سیبوٹاج کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اور ان کی یہ گفتگو اسی جانب قدم دکھائی دیتی ہے۔ اسی دوران فرانس کی وزارت خارجہ کے ایک سورس کے حوالے سے بین الاقوامی میڈیا میں یہ خبریں آئی ہے کہ فرانس اور یورپ کی رضامندی کے بغیر امریکہ ایران پر سے پابندیاں نہیں اٹھا سکتا۔ یہ بات فرانس کی وزارت خارجہ سے تب کی جا رہی ہے جب ایران اور امریکہ کے درمیان بیانات کی حد تک کافی فاصلے دکھائی دیتے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں مذاکرات کے بعد ابھی اگلے مرحلے میں سے پہلے ہی ایرانی وفد کے جو نمائندہ لوگ ہیں اور امریکی وفد کے جو نمائندہ لوگ ہیں ان کے بیانات میں واضح تفاوت پیدا ہو گیا ہے، اور ایک ایسا ہی معاملہ امریکی صدر اور ایرانی وزارت خارجہ کے درمیان اسی گفتگو کے دوران اور انہی ملاقاتوں کے درمیان سامنے آیا ہے۔ آج ہی کے دن امریکی صدر نے یہ کہا ہے کہ ایران بالآخر اپنی ایٹمی تنصیبات کے معائنے پر رضامند ہو جائے گا، اور ادھر ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ جن تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا ہے اس کا معائنہ کرانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یوں ایرانی وزارت خارجہ نے امریکی صدر کی گفتگو کو یا امریکی صدر کے مطالبے کو بالواسطہ طور پر رد کر دیا ہے۔ ایسی ہی کچھ بات منجمد اثاثوں کے حوالے سے بھی جے ڈی وینس نے جو کہی ہے کہ اس کا فائدہ ہمارے کسانوں کو ہوگا، یعنی امریکی کسانوں کو ہوگا، یہ بات ایران نے رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے منجمد اثاثوں کی بحالی کے حوالے سے ایسی کوئی شرط مذاکرات کا حصہ نہیں ہے۔ تو یہ جو بیانات میں ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے، اور بھی کچھ ایشوز ہیں جس پر واضح فرق نظر آ رہا ہے اور یہ چھپ رہی ہے خبریں، تو اس سے بالکل اسی دوران یہ جو پوری فضا دنیا کی بن رہی ہے وہ واضح کر رہی ہے کہ اٹھتے اٹھتے ہی اٹھیں گے یہ حجابات حجاب، اور بالکل عیاں ہو رہا ہے کہ ہزاروں لغزشیں آئینہ لب تک جام آنے میں ہیں۔ یہ بات کوئی ہوا میں نہیں کہی جا رہی ہے، خود ایران کے اندر جو معاہدہ امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے جس پر اسرائیل میں کوہرام برپا ہے اور اس کو ایران کی واضح جیت کہا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود ایران کے اندر جو یہ حکمران ہے اسی حکمرانوں کی حمایت کرنے والے جو عوام ہیں وہ ناراض ہے اس معاہدے کے حوالے سے، وہ امریکہ کے ساتھ کسی کی نوعیت کا معاہدہ نہیں کرنا چاہتے۔ اسرائیل ناراض ہے، ایران کے اندر ایرانی ناراض ہے، اور ادھر امریکہ میں
डोनाल्ड ट्रंप को कहा जा रहा है कि वो इंतहाई दबाव में मुआहिदा करने पर मजबूर हुए हैं और उन पर भी एक ऐसा दबाव मौजूद है कि वो इस मुआहिदे पर अमल दरामद न करवा पाए। चुनांचा ये जो फ़ज़ा है, ये जो मशकूक किस्म की के साए हैं इस मुआहिदे पर, इस मुफ़ाहमती याददाश्त पर, वो अगले 2 महीने के जो तफ़सीली मुज़ाकरात हैं, उसकी राह को दुश्वार बनाएँगे। और ये बात इसलिए भी है कि आज ही अमेरिका के सदर की तरफ से इशारा मिला है और आज ही अमेरिका से खबर आई है कि वो अपनी असलह साज कंपनियों को और पेंटागन को से मुलाकात करने वाले हैं, पेंटागन के अहम अफसरान से इसी हफ्ते में, और असलह साजी के अमल को वो तेज़ करने वाले हैं अमेरिका के अंदर। तो ये बातें वाज़ेह करती है कि दुनिया ख़तरात की एक नई दहलीज पर पहुंच रही है। अगरचे मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए हैं, मगर सभी लोग समझते हैं कि ये आर्जी वक्फा है अमन का, और कोई ना कोई एक चिंगारी इस पूरे मामले को ख़त्म भी कर सकती है। अगरचे अभी तो ईरान ने ये कामयाबी से मार का सरंजाम दिया है, अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर किया है, इसराइल को किनारे पर धकेल दिया है और पूरी दुनिया में इस हवाले से अपनी एक धाक बिठा दी है। आज ईरानी सदर पाकिस्तान की सरजमीन को छू रहे थे तो ये फ़ख्र व इंबसात उनके चेहरे से भी आया था। आज के लिए यही कुछ। मोहम्मद ताहिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।